दोस्तों वंदे मातरम। आज का जो चैप्टर है पार्ट नंबर 2 कह सकते हैं आप कि नाग हत्या दोष के बारे में आज हम विचार करेंगे कि कुंडली में वो कौन से योग हैं जिनकी वजह से नाग हत्या का दोष बनता है और उस दोष की वजह से या तो संतान नहीं होती या तो संतान होती है तो जीवित नहीं रहती, या कई बार ऐसे भी होता है कि संतान हो तो जाती है लेकिन उनका कोई ना कोई ऑर्गन वीक होता है। जो बच्चे होते हैं वो रिटार्डेड चाइल्ड होते हैं और आजीवन उन क्रॉनिक डिजीज़ से जूझते रहते हैं, कोई ना कोई समस्या चलती रहती है या तो संतान को किसी न किसी तरह का बहुत बड़ा कष्ट होता रहता है। तो ये जो योग हैं ये उन कपल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है जिनकी संतान ऑलरेडी है और वो परेशान है अपनी संतान से, या उनकी संतान उनकी बात नहीं मानती है, बहुत ज़्यादा परेशान है वो, या जो वो मॉरल वैल्यूज़, जो वर्चूज़, जो गुण वो देना चाहते थे, फैमिली वैल्यूज़, अगर संतान नहीं ले सकी है तो उन कपल्स के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने इन योगों को अपनी कुंडली में चेक करें। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि बहुत सिंपल तरीका आप अपनी कुंडली में खुद चेक कर सकते हो, उपाय भी आप खुद ही कर सकते हो। तो आज मैं आप लोगों को सिंपल टेक्निक बताऊंगा और आप सोच भी रहे होंगे कि ये मैं कहाँ से बताने वाला हूँ। दोस्तों किताबें बहुत सारी हैं, मैं किताबों के रेफरेंस भी दे देता हूँ, लेकिन किताबों के जो श्लोक हैं और जो ट्रांसलेशन हुआ है किताबों का, वो मैं ये नहीं कहूँगा, मैं किसी ट्रांसलेशन को चैलेंज नहीं कहूँगा, लेकिन अक्सर मैंने मेरे वीडियोज़ में कहा है कि हर एक एस्ट्रोलॉजर का अपना तरीका होता है उन श्लोकों को डीकोड करना या तो ज्योतिष के लैंग्वेज को समझना, क्योंकि आज जिस तरह से मेट्रो सिटीज़ बढ़ती जा रही हैं पहले ऐसा नहीं होता था। तो हमें ये भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि देश काल पात्र किस तरह से शहर बड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि पुराना लाइफस्टाइल ऐसा कभी नहीं होता था जैसे हम वेदों में पढ़ते हैं या पुरानी हिस्ट्री में हम देखते हैं। तो किताबें तो दी हुई हैं लेकिन आप इन किताबों को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा अभी जो वीडियो दूंगा आपको योग बताऊंगा वो और भी ज़्यादा मैं एलोबरेट करने वाला हूं। एक तो देखिए ये हिंदी वर्जन है, बृहद पराशर होरा शास्त्र पार्ट 2, और इसमें ही जो लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो बृहद पराशर होरा शास्त्र पार्ट 2 ये हिंदी में भी आता है, और इसमें पेज नंबर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस पेज में ये आपका पूर्व शाप फलाध्याय, ये 558 नंबर पेज में ये सारे के सारे श्लोक दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगेन श्लोकों का जो ट्रांसलेशन है वो पूर्ण नहीं मैं मानूंगा इसको, क्योंकि कुछ और भी कॉम्बिनेशन निकल कर आते हैं जो मैंने अक्सर देखे हैं और जिनकी वजह से भी सर्पश्राप के योग बनते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाई वन। 8 योग हैं ये सर्पश्राप के, लेकिन 8 योगों से पहले हमें 2 योगों का जानना बहुत ज़रूरी है कि संतान हानि के योग ग्रहों की वजह से भी बनते हैं। इससे पहले कि हम नाग हत्या का दोष देखना शुरू करें कुंडली में या किसी भी तरह का दोष, हमें 2 थंब रूल नहीं भूलने हैं। पहला, पंचम घर होता है कुंडली में, ये होता है 5वां घर। 5वें घर से विचार किया जाता है संतान के बारे में, प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में, प्रोस्पेरिटी के बारे में, स्टॉक्स, शेयर मार्केट, इमोशंस, बहुत कुछ विचार होता है पंचम घर से, और पूर्व जन्म के बारे में भी 5वें घर से ही विचार किया जाता है। एक घर से बहुत सारे तथ्यों का पता चलता है। तो 5वें घर में अभी एक नियम है यहाँ पर कुंडली में कि पहले तो ग्रह योग चेक करें कि ग्रह कमज़ोर तो नहीं है। अगर लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश ये तीनों ही पीड़ित हैं, या ये तीनों घर पीड़ित हैं, भाव भी पीड़ित हैं, या पीड़ित किस तरह से होंगे कि जो इनके लॉर्ड्स हैं, जो स्वामी हैं, या तो पापकात्री योगा में होंगे, या तो शत्रु क्षेत्री होंगे, या तो उनके जो नक्षत्र हैं वो शत्रु क्षेत्री चले गए होंगे, या वो शत्रु नक्षत्रों में चले गए होंगे, या तो नवमाश कुंडली में ये जो ग्रहों के जो स्वामी हैं वहाँ पर जाके पीड़ित हो जाएंगे। तो पहला तो ये योग जानना जरूरी है। और दूसरा, 5वें घर के जो कारक होते हैं वो होते हैं देवगुरु बृहस्पति। बहुत ज़रूरी है जानना कि
बृहस्पति की क्या पोजीशनिंग है कुंडली में। अगर देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन बहुत कमज़ोर है, कारक अगर पीड़ित हो गया है, तो भी वो संतान कष्ट देकर जाएगा या तो बहुत ज़्यादा विलम्ब कर देगा। आप लोगों को अगर टेस्टिमोनी देखने हो, जो अभी तक मैंने केसेस सॉल्व किए हैं, इस तरह के ऐसे भी केसेस हैं मेरे पास जिन दंपति के 20-22 साल के बाद भी बेबीज़ हुए हैं। आप हमारी वेबसाइट astrokapoor.com में जाकर चेक कर सकते हैं, तो आपको मालूम भी चल जाएगा कि शास्त्रों में जो दिया है उसको अगर थोड़ा सा हम डीकोड एक्स्ट्रा करें तो डेफिनेटली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सेकंड जो पॉइंट बताने वाला हूँ मैं, ये अभी नाग हत्या के दोष शुरू नहीं हुए हैं, 2 मिनट में शुरू हो जाएंगे। सेकंड योग है कि कुंडली में ये जो 5वां घर है, इसमें अगर मेल फिक्स प्लैनेट, जो क्रूर ग्रह होते हैं हमारे, जैसे कौन से होते हैं, सूर्य, शनि, मंगल एवं राहु, अगर ये प्लैनेट्स 5वें घर में चले जाते हैं या इसके साथ कोई एसोसिएशन बनाते हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ पर मेष राशि का चला जाता है या सिंह राशि का, लियो साइन का, तो डेफिनेटली लियो साइन का अपनी राशि में हुआ और मेष राशि का ऊंच का हुआ। सिमिलरली शनि तुला राशि में ऊंच का हुआ। तो अगर ये ऊंच के हुए, अगर पावरफुल हुए, तो इस घर का नाश करेंगे, कमज़ोर कर देंगे, इस घर से संबंधित रिजल्ट्स नहीं देंगे। तो ये भी निसंतान योग बनता है। अगर संतान हो जाएगी तो संतान को कष्ट जरूर होगा। और अगर यही गर्म ग्रह 5वें घर में चले जाते हैं, नीच के हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं या पापकात्री योग से पीड़ित हो जाते हैं, तो ये संतान दे देंगी। अब ऐसा क्यों होता है, कभी इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। और अब मैं आता हूँ नाग हत्या के दोषों के बारे में। ये वही प्रिंट आउट है जो मैंने आप लोगों को अभी 558 नंबर पेज पर बताया है, जिसमें मैं उपाय भी बताऊंगा आप लोगों को लास्ट में। ये वाला उपाय नहीं जो किताब में दिया है, मैं मेरी तरफ से उपाय बताऊंगा, जो उपाय मैं बताता हूँ मेरे क्लाइंट्स को, और वो पूरे तरीके से सबको अभी तक फल मिले हैं। तो पहला योग है यहाँ पर, ये कहता है, मैं श्लोक रिपीट नहीं करूँगा, श्लोक आप पढ़ लीजिएगा। कहता है कि पंचम में स्थित राहु को मंगल पूर्ण दृष्टि से देखे। तो मतलब हुआ कि 5वें घर में अगर राहु हो और उसे मंगल पूर्ण दृष्टि से देखें, तो मान लीजिए अगर यहाँ पर राहु है 5वें घर में, तो मंगल पूर्ण दृष्टि से कहाँ कहाँ से देख सकता है, वो कौन कौन से घर हुए। तो या तो ये सप्तम दृष्टि यहाँ से, या तो 10वें घर से, क्योंकि अष्टम दृष्टि भी होती है, या तो सेकंड घर से। तो यहाँ पर अगर मंगल बैठा होगा, राहु को अगर देखेगा, तो ये नाग हत्या का दोष बनता है, जिसमें आप ये भी मान सकते हो कि दोष इस तरह से, क्वेश्चन आएगा आप लोगों की तरफ से कि दोष आखिर किस तरह से। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि किसी व्यक्ति विशेष ने किसी नाग की हत्या कर दी हो पूर्व जन्म में, या जैसे आप लोग मूवीज़ में देखते हैं कि कपल्स हैं, नाग और नागिन दोनों ही, और किसी ने किसी एक जोड़े में से किसी एक की हत्या कर दी, तो वो जो प्रतिबिंब है उन नेटिव्स का उस दूसरे नाग या नागिन को दिखाई दिया, तो उन्होंने कर्स दे दिया, या तो श्राप, कर्स, और या वो श्राप दे दिया कि अगले जन्म में वो नेटिव जिसने हत्या की है उसके पार्टनर की, वो भी नेक्स्ट जन्म में संतानहीन उसे योग बने या उसे संतान ना हो। तो नाग पीछा करता है, वो इंडिकेशंस देता रहता है। ऐसे दंपतियों को सपने में भी कई बार नाग बार बार दिखाई देते हैं, कोबराज एक्सेट्रा, ऐसे दशटंक होते रहते हैं बार बार, क्योंकि वो इंडिकेशन देता रहता है पास्ट लाइफ से। तो ऐसे मूवीज़ में जो आपने देखा है, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट लिया गया है कहीं ना कहीं से, और वो बदला लेने की भी कोशिशें करता है। तो एक तो ये योग हो गया राहु का, और दूसरा इसमें लिखा है कि अथवा राहु मेष या वृश्चिक राशि में हो। दोस्तों इस लाइन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अथवा राहु मेष या वृश्चिक राशि में हो, तो देखिए राहु मेष या वृश्चिक राशि में ये तो कम से कम 18 मंथ रहेगा लगातार। तो क्या हम ये मान लें कि 18 मंथ में जितने भी लोगों का जन्म होगा उन सब ने कोई नाग हत्या की होगी पूर्व जन्म में, या कोई नाग हत्या का कर्स होगा? तो इस योग को मैं नहीं मानता हूँ, आगे वाली लाइन को। तो इसको आप कट कर सकते हैं, बिकॉज मैंने हिट एंड ट्रायल किए हैं प्लेंटी ऑफ केसेस के ऊपर। ये
कहीं पर भी एक्यूरेट नहीं बैठता है। ये तब जाकर कहीं कनेक्ट करता है अगर कहीं ग्रह योग से भी निसंतान योग बनता हो, तब जाके ये जो योग है ये पीड़ा देता है ये। अब आता है सेकंड योग। सेकंड योग है कि पंचमेश राहु के साथ कहीं पर भी हो, मतलब पांचवें घर का जो लॉर्ड है वो राहु के साथ कहीं पर भी हो, चाहे वो अपने ही घर पर बैठ जाए यहाँ पर या किसी भी स्थान में कुंडली में किसी भी घर में क्यों ना बैठा हो, और ये पूरा नहीं हुआ योग, तथा उसके साथ पंचम में शनि हो। पांचवें घर में शनि का भी होना बहुत जरूरी है। एंड शनि के होने के साथ साथ शनि को या मंगल को, दोनों को, एक तो मैंने कहा कि पंचम में शनि होना चाहिए, इसके साथ साथ शनि को या मंगल को, मतलब शनि यहाँ होगा, मंगल कहीं पर भी हो सकता है, साथ में भी हो सकता है। चंद्रमा देखे या योग करे कि चंद्रमा की दृष्टि हो, या तो चंद्रमा के साथ युति बनी हो, या तो कोई ना कोई एक्सचेंज जो यहाँ पर बुक में नहीं लिखा है। अगर किसी तरह की भी ये इन्हीं कॉम्बिनेशंस में मंगल शनि और साथ में ये राहु का अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है पंचमेश के साथ, अगर राशि परिवर्तन इन योगों में कहीं ना कहीं हो जाता है तो भी ये नाग हत्या का दोषी कहलाएगा। यही बात मैं कहना चाहता था कि जो श्लोक हैं उनका कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन में ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि मैंने जब देखा है राशि परिवर्तन करके तो भी मैंने ऐसे कपल्स की कुंडलियाँ देखी हैं जिनके यहाँ पर 15 वर्षों से या 20 वर्षों से संतान नहीं थी, उपाय करवाए गए और इसी को मैंने योग मान लिया एंड उनके यहाँ पर एक हेल्दी बेबी का आगे जन्म भी हुआ। तीसरे योग पर जाते हैं। तीसरे योग में कहता है कि संतान कारक अर्थात पंचम संतान कारक, हमने पहले भी डिस्कस किया कि गुरु जुपिटर जो कि कारक माना गया है संतान का, अगर संतान कारक गुरु राहु के साथ बैठा हो कहीं पर भी कुंडली में किसी भी घर में बैठे हों, और इसके साथ साथ पंचमेश निर्बल हो कि पांचवा जो घर का जो लॉर्ड है वो निर्बली अगर कमज़ोर हो जाए, और साथ साथ में लग्नेश व मंगल साथ साथ में हो। और क्योंकि इनका तीनों का इंटरकनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि लग्नेश लगन का स्वामी और मंगल की युति घर में कुंडली में किसी भी स्थान में बन जाए, या सब के सब पंचम में बन जाए या 11th में बन जाए या पांचवें को प्रभावित करें, तो ये भी सर्प श्राप से संतानहीन योग बनता है। अब आते हैं हम चौथे योग पर। टोटल 8 हैं। चौथे योग में क्या कहता है? 8वें योग के बाद हम उपाय भी डिस्कस करेंगे। गुरु और मंगल साथ साथ हों। गुरु, अच्छा इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आखिर जो ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किस तरह से इजी रहेगा ताकि वो याद रख सकें कि इन कॉम्बिनेशंस को याद कैसे रखना है। दोस्तों मुझे भी याद है, लेकिन सुविधा के लिए ताकि मैं लेक्चर दे रहा हूँ आप लोगों को कोई योग भूल ना जाए, ऊपर नीचे ना हो जाए, और इसलिए मैं भी बीच बीच में रेफ़र कर रहा हूँ। इनको याद रखने का एक बेहतरीन तरीका है। देखिए जब भी सर्प श्राप की बात आती है, पहले तो पांचवें घर को मान लीजिए कि पांचवें घर के साथ कनेक्शन बनेगा, पांचवा घर संतान का है। दूसरा, राहु को सर्प की संज्ञा दी गई है और शनि को भी दी गई है, तो राहु और शनि का कहीं ना कहीं रोल आएगा। हो सकता है या तो राहु का आए, या तो शनि का आए, या तो गुलिक का रोल भी आ सकता है। गुलिक को भी इसी तरह की संज्ञा, मतलब एग्रेसिव माना जाता है गुलिक को। इसके साथ साथ मंगल का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक आपने योग देखे होंगे, मंगल का कनेक्शन देखा गया होगा, क्योंकि जब भी कोई किसी को कष्ट पहुंचाता है, एग्रेशन जब लोगों में देखा गया है, जब मानसिक रोगी भी देखे गए हैं या बहुत गुस्सा होता है किसी जातक को, तो उनका मंगल लगन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और अगर मंगल ऊंच का भी है तो भी वो गुस्सा होता है, लेकिन कंट्रोल वे में वो पराक्रमी हो जाता है मंगल, लेकिन गुस्सा कम नहीं होता। तो मंगल का कनेक्शन इसलिए क्योंकि ऐसे लोग किसी की हत्या करते समय
ज़्यादा सोचते नहीं हैं, विचार नहीं करते हैं, इंस्टेंट डिसीजन ले लेते हैं। तो एक तो मंगल का एग्रेशन कि किसी जीव की हत्या करना, किसी को पीड़ा देना, तो मंगल का कनेक्शन जरूर आएगा, क्योंकि जब भी कोई किसी की हत्या करेगा नाग की, तो मंगल का वो पराक्रम, मंगल का एग्रेशन उस व्यक्ति विशेष में देखा जाएगा। पराक्रम तो नहीं कहूँगा, सॉरी, क्योंकि पराक्रम कुछ और होता है, एग्रेशन देखा जाएगा मंगल का। और साथ साथ में मरकरी का भी कनेक्शन आएगा, बुध का कनेक्शन, क्योंकि बुध सभी ग्रहों में सबसे यंग प्लैनेट कहा जाता है मरकरी को। और क्यों कहा जाता है, उसके लिए मैंने एक सीरीज़ दी थी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी लर्निंग, उसका चैप्टर नंबर 1 आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आखिर क्यों मरकरी यंग है। और देखिए, यंग होने का अभी अभिप्राय यहाँ पर यह है कि जितने भी अभी तक मैंने केसेस देखे हैं नाग हत्या के, मैंने अक्सर लोगों को देखा है, गांवों में भी कई बार रोका भी है कि ना करें, और कई नागों को मैंने खुद बचाया है हत्या होते हुए। तो अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग यंग होते हैं 20-30 वर्ष की एज में, वही नाग हत्या ज़्यादा करते हैं। तो मरकरी इज़ ए यंग प्लैनेट, तो उसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन आएगा। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, गुरु और मंगल एक साथ हो, कुंडली में कहीं पर भी साथ में हो, एंड इसके साथ साथ लगन में राहु स्थित हो, क्योंकि राहु को सर्प की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर राहु लगन में चले गए हैं। और ये जो केस है, ये मीन लगन में भी आप मान सकते हैं। जैसे मीन लगन की कुंडली में गुरु और मंगल अगर लगन में चले जाएं और राहु साथ में हो जाए, और साथ साथ में ये कहता है कि पंचमें, छठे, 8वें, 12वें घर में चला जाए। मान लीजिए अगर मीन लगन की कुंडली की बात करें तो पंचमेश कौन हुआ, यहाँ पर चंद्रमा हुआ। तो चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें घर में चला जाए, तो ये सब के सब जो योग बनते हैं, ये सर्प श्राप के बनते हैं। अब देखिए दोस्तों, योग दिया हुआ है, कुंडली आपको खुद समझनी पड़ेगी। ये सारे कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करने पड़ेंगे हर एक कुंडली के ऊपर, तब आपको मालूम चलेगा कि आखिर कौन सा योग बनता है। ये बात अलग है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आपका सालों का एक्सपीरियंस होता है, तो कुंडली देखने मात्र से ही आपको मालूम चल जाता है कि ये कौन सा योग बना है। अब 5वें योग के बारे में हम विचार करेंगे। पंचम योग क्या कहता है, मैं इसे साफ कर देता हूँ राहु को, अदरवाइज़ कोई ये ना कहे कि चौथे घर में भी राहु कनेक्ट क्यों था। कई बार ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाता है कुछ लोगों को। कुंडली में, सॉरी, किताब में अभी एक और योग आता है कि पंचम में तीसरी और छठी राशि हो। तो तीसरी और छठी राशि यहाँ पर, अगर यहाँ पे तीसरी राशि होगी तो ये लगन कौन सा बनेगा, कुंभ लगन बनेगा। और अगर यहाँ पे छठी राशि होगी तो लगन बनेगा वृषभ। तो ये जो नेक्स्ट 5वां योग है, तो ये वृषभ एवं कुंभ लगन वाले लोगों के लिए ही बनेगा। और कुंभ से मतलब शनि का कनेक्शन यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब इसमें एक तो कुंभ लगन हो या तो वृषभ लगन हो, और पंचम में तीसरी छठी राशि, मतलब आप ऐसे ना याद रखें तो कुंभ या वृषभ लगन याद रख लें कि कुंभ या वृषभ लगन हो, और साथ में मंगल अपने ही नववांश में हो। इसका मतलब हुआ कि मंगल कुंडली में जिस घर में भी बैठा हो, चाहे वो लगन में भी क्यों ना बैठा हो, कुंभ लगन की कुंडली में अगर D9 चार्ट, अगर नववांश कुंडली भी कुंभ लगन की आ जाती है या कोई भी लगन की आती है, तो अगर वहाँ पर अगर मंगल कुंभ राशि में चला जाता है, मतलब अपने ही नववांश में चला जाता है, जिस राशि में यहाँ पर होगा लगन कुंडली में, उसी राशि में अगर नववांश कुंडली में भी चला जाता है, एंड साथ साथ में राहु और जो गुलिक हैं, मैंने अभी गुलिक का भी विचार किया था, राहु और गुलिक दोनों ही जब लगन में होते हैं तो ये भी नाग हत्या का दोष बनता है। तो ये योग हो गए हमारे 5। अब छठे योग पे आएंगे। छठे योग में ये कहता है कि पंचम में पहली और 8वीं राशि, पहली और 8वीं राशि मतलब जब यहाँ पे होगी तो या तो धनु लगन बनेगा या तो कर्क लगन बनेगा। कैसे भी याद रख लीजिए, पंचम में मंगल की राशियाँ, चाहे मेष या वृश्चिक, ये याद रखना ज़्यादा ईजी रहेगा शायद, क्योंकि मंगल की राशि आप याद रख सकते हैं कि मंगल की राशियाँ कौन है, मेष है या तो वृश्चिक है। तो इस तरह से इजी रहेगा मेमोराइज करना। और पंचमेश मंगल राहु के साथ हो, पंचमेश मंगल मतलब पंचमेश मंगल भी तो होगा, क्योंकि एक तो मेष और वृश्चिक राशियाँ यहाँ पर उनका कनेक्शन, और उन्हीं का स्वामी मंगल, चाहे वो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल हो या मेष राशि का स्वामी मंगल हो, अगर ये राहु के साथ हो या पंचमेश मंगल से बुध की दृष्टि हो,
अदर या तो ये राहु के साथ हो, मंगल का राहु के साथ होना बहुत ज़रूरी है, अथवा अगर ये ना हो, मतलब इसके अलावा एक और योग भी है कि अगर पंचमेश मंगल बुध के साथ दृष्टि या योग हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, ये एक्सचेंज भी लेके चलिए आप इसको, कि अगर आपस में मंगल या बुध का एक्सचेंज हो तो भी ये नाग हत्या का दोष माना जाएगा, जो कि किताब में नहीं दिया हुआ है। सातवें योग पर जाते हैं, जो ही छठे में 2 थे योग आपके, अथवा में चले गए थे। पंचम में सूर्य मंगल शनि राहु बुध गुरु, कहता है कि ये सारे प्लैनेट्स अगर पंचम में हो, कौन कौन से? पंचम में सूर्य मंगल शनि राहु, सूर्य मंगल शनि या इधर ऑफ देम, या तो राहु बुध और गुरु। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत रेयर बनता है, कोई 20 जैसे शनि मंगल, जी हाँ, कम से कम ये शनि मंगल राहु मंगल सूर्य मंगल शनि का कनेक्शन 5वें घर में बनेगा कोई 20 साल में एक बार, एंड शनि बुध गुरु का कनेक्शन बनेगा यही कोई 15 से 20 साल में एक बार। तो कहता है कि इनमें से कोई भी प्लैनेट्स हो, चाहे मेलफिक हो सूर्य मंगल शनि, या तो राहु बुध गुरु एकत्रित हो, या तो बेनिफिक हो, और लग्नेश व पंचमेश निर्बल हो। ईदर ऑफ द कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो, साथ में लगन का स्वामी और 5वें घर का जो स्वामी है वो कमज़ोर हो जाए, निर्बली हो जाए, शत्रु क्षेत्री हो जाए, D9 कुंडली में जाकर वो इनिमिकल स्टार्स के अंदर फंस जाए, इनिमिकल क्षेत्री हो जाए, तो भी ये नाग हत्या का दोष बनेगा। और 8वां योग बनता है कि लग्नेश और राहु साथ साथ में हो। लगन कुंडली में भी आप मान सकते हैं कि लग्नेश गुरु है मीन लगन में, और राहु साथ में, गुरु राहु, ये गुरु चंडाल योग भी बन जाएगा साथ में, ये आपस में साथ साथ में हो। और पंचमेश और मंगल भी एक साथ हो। पंचमेश जैसे मान लीजिए चंद्रमा हो गया और मंगल साथ में कहीं पर भी, चाहे वो छठे घर में ही चले जाएं इकट्ठे, 4 ग्रही योग भी बन सकता है। और गुरु व राहु एक साथ हो, मतलब इसमें गुरु और राहु का भी होना साथ में है। तो इसमें चंद्र गुरु राहु और मंगल अगर मीन लगन की कुंडली में चले जाएं तो भी ये नाग हत्या का दोष बन जाएगा। एक मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया आप लोगों को। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर उपाय क्या हैं। देखिए इसमें तो उपाय लिखे हुए हैं, जो कि मैं ये उपाय नहीं करवाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ये एलोबरेट की डिटेल रेमेडीज़ हैं जो कि पॉसिबल नहीं है आजकल के ज़माने में करना। इसमें लिखा है कि सर्पशाप की निवृत्ति के लिए नाग पूजा अपने वेद एवं गृह सूत्र से अर्थात अपनी परंपरा अनुसार करें। नागराज की पूजा प्रतिष्ठा करें, सोने का नाग बनवाएं, उसकी प्रतिदिन पूजा करें। उसके बाद गोदान मीन्स गाय का दान, गऊ का दान, भूमि दान, तिल दान। लैंड ऑलरेडी महंगी हो गई है, कहाँ से कोई भूमि दान करेगा। तिल दान तो चलो मान लेते हैं। और स्वर्ण दान, सोना ऑलरेडी बहुत महंगा हो गया है, 55 लाख रुपीज़ पर केजी। और अपनी समर्थ्या अनुसार भी लिखा हुआ है। अब इस समर्थ्या इसमें क्या समझें इसमें, और तथा नागराज की प्रसन्नता से वंश चलता है। इसमें मंत्र भी दिया गया है कि इस मंत्र का 10,000 बार उच्चारण करें, जो कि ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवी तेभ्य सर्पेभ्यो नमः। दोस्तों ये उपाय आपको नहीं करना है, सिंपल उपाय बताऊंगा। मंत्र यही रहेगा जो मैंने बताया है, और 10,000 बार आप ले सकते हो, इसका उच्चारण कर सकते हो। लेकिन किस तरह से, जो मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने जिस तरह से अभी तक रेमेडीज़ बताई हैं नेटिव्स को, इस तरह वो आप भी फॉलो कर सकते हैं, बशर्ते कि ये योग हो, तब तो नाग हत्या का दोष है। इसके अलावा भी ज़रूरी नहीं कि नाग हत्या का दोष बनेगा, और भी दोष इंक्लूड हो सकते हैं। तो बेटर है कि आगे की सीरीज़ आप देखते रहें, और ग्रह योग से भी अगर कोई कुंडली पीड़ित है तो वो भी साथ में समाधान करवाया जाए, जिसके लिए कुछ और रेमेडीज़ भी हो सकती हैं। पहले तो इस रेमेडी पे आ जाते हैं हम लोग। जो मैं बताता हूँ जातक को वो इस तरह से है कि बहुत ज़रूरी है कि जातक पहले तो, ऐसे जातकों को कहीं ना कहीं ड्रीम्स में सांप, कोबरा, शेषनाग ऐसे दिखाई देते हैं।
या तो उनको ऐसे लगता है कई बार कि वो अचानक कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी मंजिल से नीचे गिरना शुरू हो चुके हैं, कहीं वो फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं और अचानक गिरते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे सिम्टम्स देखे गए हैं। अब करना क्या है कि ऐसे कपल्स जिनको ये पता चल जाए कि उनकी कुंडली में नाग हत्या का दोष बना हुआ है, वो अपने मन ही मन पूर्व जन्म में किए हुए गुनाहों की क्षमा मांगे नागदेव से, और प्रे करें कि जिन गलतियों से अनजाने में जिस तरह से भी कोई उनसे गुनाह हुआ है उसके लिए उन्हें क्षमा याचना दी जाए। और इसके साथ दोनों ही दंपति मीन्स हस्बैंड वाइफ दोनों ही किसी नाग मंदिर में चले जाएं शनिवार वाले दिन और वहाँ पर जाकर पूजा करें, अर्चना करें, प्रे करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वहाँ पर कोई चढ़ावा चढ़ाएं, जी नहीं, आप सिर्फ फ्लावर्स भी ले जाएंगे, वो भी कारगर होंगे। कुछ गरीब लोगों को खाना भी खिला सकते हैं, कुछ पुअर्स को आप, और वहाँ पर जाके प्रे करें कि अगर जब भी आपके यहाँ पर हेल्दी संतान होगी तो आप यहाँ पर फिर से विज़िट करेंगे उसी मंदिर में। और ये सब करने के बाद आप वापस आ जाइए। उसके बाद ये जो मैंने मंत्र बताया, किसी अच्छे विद्वान को आप हायर कीजिए एक अच्छे शुभ मुहूर्त में। जी हाँ, एक अच्छे शुभ मुहूर्त का होना बहुत ज़रूरी है जिसमें गुरु और शुक्र अस्त ना हो। 99% यज्ञ, मोर देन 99% मैंने एशियन कंट्रीज़ में होते हुए अभी तक देखे हैं, ऑब्ज़र्व किया है, जो कि गुरु और शुक्र अस्त में भी हो जाते हैं। जैसे कि अभी पीछे गुरु और शुक्र अस्त हुए थे, जो कि गुरु उदय हुए थे अराउंड 27 मार्च को और 24 फरवरी को अस्त हो गए थे। 24 फरवरी से 27 मार्च के बीच में भी यज्ञ चलते रहे थे। तो आप सोचिए उन यज्ञ का रिजल्ट कहाँ मिला होगा। तो एक अच्छा शुभ मुहूर्त होना बहुत ज़रूरी है जिसमें ये जो मंत्र हैं इनसे जीवदान दिया जाएगा। इन मंत्रों से आप एक सोने का नाग और नागिन बनवा लीजिए किसी ज्वेलर से, बहुत बड़ा नहीं, 1 ग्राम का, 1 ग्राम ईच। और छोटे छोटे जो एग्स होते हैं, अंडे होते हैं सोने के, जो बच्चे होते हैं, सॉरी, जो नाग के जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे एग्स बनवा सकते हो आप 10 से 12। तो ये टोटल मिला के 2.5 से 3 ग्राम का मटेरियल बनेगा। इसको किसी मोम में या तो धूप में आप इसको पेस्ट कर लीजिए, किसी बड़ी सी थाली में आप इसे सजा लीजिए और किसी विद्वान से इसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा लीजिए इसी मंत्र द्वारा। मंत्र एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवी तेभ्य सर्पेभ्यो नमः। ये करने के बाद प्रतिदिन एवरीडे आप इसकी पूजा अर्चना करें। फ्लावर्स देने हैं आपको उस थाली में, या तो आप जल अभिषेक करना चाहते हैं नागदेव का, या तो मिठाई एट्सेट्रा, जिस तरह से भी, जो भी आपका फैमिली का विधान है, जिस तरह से भी आप करना चाहें। अगर आप जल अभिषेक भी करते हैं तो डेली बेटर है कि आप उसे क्लीन करें और किसी गमले में उस जल को आप बहा दें आप। और इसी बीच में कपल्स का वेजिटेरियन होना बहुत ज़रूरी है जिसमें कि सात्विक भोजन लिया जाए। अल्कोहल, मादक पदार्थ, सिगरेट, बीड़ी, नॉन वेज का सेवन मना है। और ये करने के बाद दोस्तों, मैंने अभी तक जितने भी केसेस पे काम किया है सबको रिजल्ट्स मिले हैं। और इमीडिएटली जो लोग IVF के थ्रू भी गुजर रहे हैं, 3-4 बार भी सफलता नहीं मिली है, उनको भी सफलता मिलती है। नेचुरल तरीके से अचानक ही गुड न्यूज़ आ जाती है। और अब क्वेश्चन आता है कि इनका करना क्या है जब गुड न्यूज़ आ जाएगी, जब एक हेल्दी बेबी हो जाएगा। बेबी होने के कोई 3 या 4 महीने के बाद उसी नाग मंदिर में आपने जाना है और इन्हीं वस्तुओं को, ये जो सोने के नाग नागिन और जो छोटे छोटे एग्स होंगे, उनको लेके जाना है। पुजारी को सारी घटनाक्रम बतानी है आपने। तो पुजारी अपने तरीके से ये जो भी सामान होगा उस मंदिर में एस्टैब्लिश करवा देगा। और आपने जितने भी लोग हैं वहाँ पर अपनी खुशी से उनको खाना खिला सकते हो, मिठाई बांट सकते हो। सो इसी तरह से ये योग जो है नाग हत्या का ख़त्म हो जाएगा। अभी डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर कोई लोगों के कि कई बार जैसे फीमेल का साइकिल्स की समस्या होती है, पीरियड्स की समस्या, तो उस समय क्या पूजा की जा सकती है। उस समय जो घर का पुरुष है
दंपति में, तो पुरुष पूजा कर सकता है। स्त्री के लिए वो 3 या 4 दिन आप मन ही मन प्रे तो कर सकते हैं, लेकिन जो पूजा स्थल होगा उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं आप। तो ये ऑलरेडी एक शास्त्रों में दिया हुआ है व्यवधान, जो प्रोसीजर दिया हुआ है। सो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। और भी कोई क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के इससे संबंधित, आप ज़रूर बताइएगा, उसको भी मैं एड्रेस करूँगा। एंड इसके बाद देखते हैं हम पितृदोष के ऊपर विचार करेंगे इसके बाद। आप मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।